राम राम भाई, मेरे सारे दर्शक साथियों ने और जय जवान जय किसान आसी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने राम राम भाई। और आज अब बात करांगे जो सेठ साधुराम जी ने, मतलब आपने देखा पिछला पार्ट में, आज पार्ट 3 है। तो उसमें भाई कित कित और दान कराया और एक जगह और था भाई, उसके कारोबार के था, उसका व्यवसाय क्या था, तो उस बारे में आज आप बात करांगे। अपने साथ में है बलराज मलिक साहब। तो मलिक साहब का आपने मिलवावा हाँ और इस विषय पे आप बातचीत करांगे। मलिक साहब राम राम। राम राम भाई, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी राम राम मेरे। राम राम। तो मलिक साहब जो ये पार्ट को आज 3 पार्ट में आगे यहाँ पे सेठ साधुराम जी के मुख्य जो व्यवसाय था ना, उनका जो कारोबार था, वो कारोबार क्या था? देखो भाई, मैं पहले एपिसोड में आपको बता चुका हाँ। कि चौधरी साधुराम दादन मतलब चिट्ठी का जो पत्र व्यवहार होता था, हाँ। चिट्ठी लिखने का काम करके द्वादन अपना गुजारा करते थे। हाँ। और उन्होंने अपने बेटे सज्जन कुमार को कई 5-4 आदमी और बैठे थे। अच्छा। उस टाइम द्वादन उनकी कही हुई थी जबानी के बेटे मेरे पास द्वादन व्यापार जब मैंने शुरू किया, हाँ। तो इतनी छोटी गद्दी थी हाँ। कि अपनी पेड़ काला होता है ना, पेड़ी चढ़ावा, हाँ। उसके बीच में एक मोड़ लग गया करता। हाँ। और 2 पेड़ी के लगभग द्वादन एक पेड़ा बोले यार दे उसने। हाँ। उस पेड़े के ऊपर द्वादन अपनी बोरी या दरी जो कुछ भी बिछा के द्वादन चोरी साहब चिट्ठी लेके आ करते। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है, ये मजाक में लेने की बात कोई नहीं। हाँ। तो उनको वहां बैठे चिट्ठी लेके आ करते। धीरे धीरे पत्र व्यवहार करने से हाँ। उनको इतना ज्ञान हो गया हाँ। कि ये पत्र द्वादन कहाँ लिखे जा रहे हैं, जो व्यापार द्वादन ये कैसे कर रहे हैं, हाँ। और कैसे भावता और चीज द्वादन मतलब ये सारी बारीकियों का चौधरी साहब ने पकड़ कर ली। अच्छा। और उन बारीकियों पर पकड़ करके द्वादन चौधरी साहब ने अपना द्वादन कमीशन का काम शुरू कर दिया। हाँ। यानी साथ के साथ दलाली भी करने लग गए। अच्छा। और फिर उन्होंने पत्र व्यवहार छोड़ के द्वादन दलाली ही शुरू कर दी। अच्छा, एक एजेंट के रूप में अपना काम एजेंट के रूप में अपना काम व्यवसाय शुरू किया। अच्छा। और वो जूट के व्यापारियों से ही द्वादन मतलब जुड़े रहे। अच्छा। जो अपने जूट पटसन से द्वादन जो बोरी बनती हैं, कट्टे बनते हैं, कट्टे बोरी जो या सूतली बनती हैं। तो जूट की खेती द्वादन बंगाल के डेल्टे में काफी द्वादन आज भी द्वादन बहुत तगड़ी खेती होती है। और उसका जूट का कारोबार द्वादन बंगाल में द्वादन सबसे ज्यादा था। और वहीं से जहाजों मलद के द्वादन तमाम दुनिया के अंदर द्वादन ये सौदा जाता था। तो चोरी साहब को द्वादन मतलब ज्ञान हो गया इस चीज का। और उनका व्यवसाय मतलब के कान खाऊंगा दिन दुगनी रात चौगुनी द्वादन करने लग गया। और उनका विश्वास ये था कि ये मेरी जो कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है दान पुण्य के कारण हो रही है। अच्छा। क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी होते हैं आप हिंदुस्तान में। और उनका विश्वास, मतलब ये चीज बस विश्वास, अगर हम दान पुण्य करांगे, भला करेंगे किसी का हाँ, तो उसी के बदौलत ये फल फूल रहा है। इसी से मेरा कारोबार फल फूल रहा है। हाँ। ये आस्था उनके द्वादन सारी जिंदगी बनी रही था जिंदगी। अच्छा जी, ठीक है ना। हाँ। तो भाई उन्होंने अपना व्यवसाय द्वादन धीरे धीरे द्वादन बढ़ना शुरू हो गया। और चोरी साहब का द्वादन व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग गया। अच्छा। फिर उनके साथ में एक द्वादन गुजरात के व्यापारी होते थे। गुजरात के? हाँ, जो जूट का काम करते थे। हाँ। वो इनसे जुड़े हुए थे। वो थोड़े से काइया थे। हाँ। उनसे फिर द्वादन चोरी साहब ने द्वादन मतलब कारोबार अलग कर लिया। पार्टनर शुरू में गुजरात के थे इनके। हाँ, शुभ नाम मेरे ध्यान में, फिर बता दूंगा अगले एपिसोड में। अच्छा जी। तो उनसे द्वादन मिलके इन्होंने दोनों ने व्यवसाय शुरू कराया था। मतलब एक पार्टनर के रूप में। हाँ, पार्टनर के रूप में। पार्टनर तेज निकला तो चोरी साहब ने द्वादन उसको अपना ले दे के अलग कर दिया। अच्छा। और अपना करने लग गए। और वो व्यवसाय इतना फैला। हाँ। इतना समझो द्वादन मतलब कह नहीं सकते। द्वादन मतलब है कि चोरी साहब ने फिर खुद द्वादन मतलब अपने ऑर्डर मिलने लग गए। हाँ। और खुद द्वादन माल सप्लाई करने लग गए। हाँ। तो चोरी साहब अपने जीवन में 11-12 द्वादन मतलब जो फर्म थी। हाँ। उनके डायरेक्टर रहे हैं। अच्छा। हाँ। और कई बैंकों ने उनको डायरेक्टर बनने की ऑफर दी द्वादन मतलब जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंक थे। हाँ। उन्होंने मना कर दिया कि मैं इतना बिजी हूँ। हाँ। इतना व्यस्त हूँ कि मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है ना। तो ये सब द्वादन मतलब चलते चलते दान पुण्य में श्रद्धा और ज्यादा होती गई और ज्यादा बिखेरना शुरू कर दिया। हाँ। तो चोरी साहब ने द्वादन मतलब वार फंड में भी काफी पैसा दिया। हाँ।
जो ब्रिटिश टाइम में जो लड़ाई चली सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में जो चोर साहब ने कई लाख रुपए की जो ब्रिटिश सरकार की मदद करी। हाँ, उस टाइम बताओ है क्योंकि हम मित्र राष्ट्रों के ब्रिटिश का एक बैंक था। हाँ, उसकी बहुत सारी काफी ब्रांच थी। हाँ, तो उस टाइम वो डूबने की कगार पे आ गया था। वो भी मतलब डूबने की कगार पे आ गया था। क्या लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। अच्छा। अफवाह उड़ गई कि बैंक फेल होगा, बैंक फेल होगा। हाँ। वो इंपीरियल बैंक होता था। और चोर साहब मतलब है उसमें पैसा अपना जमा करवाने के लिए मैनेजर को भेजा कि भाई बैंक में पैसा रोजाना लेन देन तो होता ही था। तो बैंक के मैनेजर ने भी यहाँ तक कही कि आप पैसा जमा ना करवाओ, बैंक फेल हो सकता है और डूब सकता है बैंक, और आप ये पैसा वापस ले जाओ। तो उन्होंने चोर साहब को ये बात बताई, और चोर साहब ने जब ऐसी परिस्थिति देखी तो वो पैसा जो लेके गया था वो तो जमा करवाया और भी पैसा बैंक को मतलब जमा करवाना शुरू कर दिया। और ज्यादा पैसा जमा करवाया तो उस बैंक की मतलब लोगों की तसल्ली होगी और कहने लगे बैंक तो नहीं डूब रहा है भाई, साधुराम पैसा अपना जमा करवा रहे हैं, तो आपने तो थोड़े से पैसे है इनमें क्या हानि है। एक बड़ा आदमी ने देख के मतलब भाई इसे के कौन डूब दे तो तेरे के डूबेंगे, लोगों आज ही टेक गया। और वो बैंक बच गया दिवालिया होने से। बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक। अच्छा, एक बात और है मलिक साहब, हाँ, मतलब एक किस्सा और आया करे है सेठ साधुराम जी का। मतलब जो भरतपुर के राजा थे, मतलब इनको भी काफी सारा लोन और धन दौलत दी थी उस टाइम पे। वो ऐसा था कि चोर साहब ने अपनी अप्रोच से मतलब अपने रोहतक से होते थे, बालोट गांव से, चौधरी लालचंद, और उस जमाने में ला भी कर रहे थे, वकील थे, पढ़े लिखे शाने आदमी थे। अच्छा। उन्होंने भरतपुर में उनको वित्त मंत्री रखवाया था। अच्छा। के वित्त मंत्री भरतपुर रियासत का, स्टेट का को। अच्छा। तो उसमें मतलब जब अकाल पड़ गए और सेना को भी पैसा बांटने के लिए नहीं बचा, तो स्टेट में अकाल के समय आफत तो आनी थी। उन्होंने फिर सलाह दी चौधरी लालचंद ने कि आप चौधरी साधुराम के पास चलो और उनसे आप कुछ पैसा लेके आएंगे। तो उस महामारी के टाइम में चौधरी साहब ने 2 लाख रुपए तो अपनी तरफ से चंदा दिया। अच्छा। और फिर भी काम नहीं चला, तो हुंडी भरवा के लोन दिया जाता था उस टाइम। और चौधरी साहब ने फिर भरतपुर स्टेट को लोन भी दिया। अच्छा जी। और बाद में मतलब स्टेट ने उनका पैसा वापिस चुका दिया। अच्छा जी। ये किस्सा ऐसे था। भरतपुर जो अपने राजस्थान का जो जिला है ये, हाँ, भरतपुर राजस्थान का जिला था। ये मतलब रियासत होती थी उस टाइम, रियासत अपनी जाटों 2 रियासत थी, एक भरतपुर थी अलग से। आज धौलपुर भी जिला है और भरतपुर भी जिला है। ये दोनों पहले रियासतें होती थी। अच्छा। आजादी से पहले, जो बाद में भारत में विलय हुआ है। मतलब काफी बार उन्हें भी आपने सुना राजा की जमीन, तो ठीक उस प्रकार से वो भरतपुर के राजा थे। तो उस टाइम मतलब है उनकी काफी मदद करी। और तनख्वाह वनख्वाह बांटने के लिए या काल रात के लिए और चीज के लिए रियासतों तक की मदद चौर साहब ने की है। अच्छा जी। अच्छा, इस का दौरान मतलब और भी जो दान पुण्य करे हैं, क्यों दानवीर तो थे वो चौर साहब ने। जहाँ भी मेरी बात सुनो, आपने पहले एपिसोड में पूछा था कि चौर साहब किस फील्ड में मदद करते थे, किस हालात में मतलब आफत में मदद करते थे। तो चौर साहब ने स्वास्थ्य के मामले में मदद करी। चौर साहब ने शिक्षा के मामले में समाज की मदद करी। और चौर साहब ने फिर अकाल के टाइम में चारे के रूप में या दवाइयों के रूप में या फिर मतलब अपनी और आफत जो किसी किस्म की दैविक आफत होगी, तो उसमें भी मतलब कोई आफत ऐसी नहीं बची जिसमें चौर साहब ने मतलब अपना योगदान ना दिया हो। आम जन से लेकर राजे रजवाड़ों तक की मदद करी। वार फंड में ब्रिटिश सरकार की, क्योंकि हम मित्र राष्ट्रों की तरफ से भारत लड़ रहा था, तो अंग्रेजों ने उनसे अपील करी कि वे हमारी मदद करो। तो उस टाइम भी मतलब मैं तय रूप में तो नहीं कह सकता, पर वो लाखों में थी मदद जो ब्रिटिश सरकार की उस टाइम मदद करी। ये 1939 से लेके 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। अच्छा, जो ये जूट का व्यापार था, यू मतलब शुरुआत कलकत्ता से करी थी। कलकत्ता से चिट्ठी लिखने से तो थोड़ा बहुत पता चला कि ये चीजें थी। उसके बाद में फिर भेद आ गया, फिर दलाली का भेद आ गया। और दलाली करने शुरू कर दी। फिर व्यापार का जो आया समझ में, तो अपने सिर पे मतलब अपना कारोबार शुरू कर दिया। और वो व्यापार इतना फला फूला कि कलकत्ते के अंदर क्या, वर्ल्ड के अंदर जूट किंग को आए। वो जूट बोलते हैं इसको, बारदाने को।
तो जूट किंग होए द्वादन अपने समय के द्वादन मतलब अच्छा, वो आजकल के बड़का ने कोनी गणा है ज्यादा बेरा पावे जो ये जूट है, हाँ। जिस तरह अपने पुराने टाइम में जो सण साड़िया कर दे, हाँ। जो भी इस जूट में आ कर वो पटसन, हाँ जूट सन भी आ जाता था, इससे बड़ा पटसन होता था। हाँ। पटसन का पौधा थोड़ा इससे मोटा होता है, ये डडेन से भी मोटा होता है। जिस तरह जो ये सड़े होया कर दे वो अपने बुढ़े जोड़े बाटे जा दे, जोड़ी बाटे सेम इसी ढंग से साड़ा जाता था। हाँ। और किसान इसकी द्वादन पूरी खेती करते थे, और फिर इस पैदावार को, फसल को अपने को वहाँ बाजारों के अंदर बेचते थे। अच्छा, ये कौन सी फसल उगा कर दी जो जूट में मतलब ज्यादा इसका योगदान रहा है? जैसे सण हो गया, हाँ, सण का तो बेरा है, सण तो अपने इलाके में भी होता था। फिर पटसन बोलते थे, पटसन आज भी होती है वो खेती। हाँ। एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो चावल है ना, उसकी खेती बंगाल में हमेशा होती रही है। अच्छा जी। आज तो अमेरिका कहता है मैं पेटेंट करवाऊंगा इसको, बासमती चावल को। और उसको ये नहीं पता, द्वादन जब कृष्ण सुदामा के पास गए, उस टाइम चावल की मुट्ठी लेके गए थे, गुआर ले रहे थे। तो चावल किसका था, किसकी पैदावार थी? ये भारत की द्वादन मतलब है। आज से लेकर प्राचीन काल तक द्वादन मतलब है, ये भी वहीं पैदा होता था, गुजरात, इसमें अपने बंगाल में। अच्छा, भारत की खेती रही है ये। हाँ। तो उस टाइम द्वादन मतलब चोर साहब के व्यापार इतने फूले, फिर वो विश्वास करनी आदमी थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक ब्रिटिश कंपनी द्वादन यहाँ आ गई, कलकत्ता आई हुई थी। हाँ, खुद द्वादन मालिक उस फर्म का द्वादन कलकत्ता आया हुआ था। और उसने पता नहीं तो मुनाफा दिखा, पता नहीं उसके पास पैसे की कमी होगी। 10,000 रुपए की कलकत्ते में कमी होगी उस जमाने में। अच्छा। जब रुपया हाथी का पांति क्या करता। तो वो द्वादन मतलब हर एक जिन पार्टियों से उसकी डीलिंग थी, सबके पास घूम लिया कि 10,000 रुपए मुझे कोई लोन दे दे। किसी ने भी उसको द्वादन खो बात नहीं दलन दी। अच्छा। और फिर किसी ने, आप कैसे सज्जन आदमी ने द्वादन कह दिया कि आप चौधरी साहब हैं यहाँ द्वादन एक साधुराम, उनके पास चले जाओ। वो कहने लगे भाई मैं तो उनको जानता नहीं। तो बोला भाई जानते नहीं द्वादन मतलब जाओगे तो वो भले आदमी है, द्वादन आपकी बात जरूर सुनेंगे। कि मेरे ऊपर क्यों यकीन करेंगे वो, क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा कल्चर द्वादन मतलब कम है इस चीज का। तो वो और कोई मजबूरी थी, वो द्वादन सामान उल्टा उतरता जहाज से तो बेइज्जती होती। सामान जहाज के अंदर लोड हो चुका था। हाँ, बस उतारने की नौबत थी। तो उस नौबत में द्वादन चोर साहब के पास गए और दुआ सलाम हुई और 10,000 रुपए की डिमांड करी कि जी मैं आपको क्षमा करना जानता नहीं, और फलानी फलानी पार्टियों से मेरा लेन देन रहा है। वो सारे हाथ खड़े करके, और मैं द्वादन आपका नाम सुन के आपके पास आया हूँ। चोर साहब ने तुरंत उनको 10,000 रुपए दिए। मतलब वो फाइनेंस वाली बात है, मतलब अनजान आदमी को, बिल्कुल अनजान आदमी को विश्वास करके 10,000 रुपए दे दिए। वो पॉलिटिकल भी पहुंच वाले आदमी थे। अच्छा। और पढ़े लिखे भी थे। और वो द्वादन मतलब एक ऐसा परिवार था जिनकी वहाँ इंग्लैंड के अंदर काफी रेपुटेशन थी। अच्छा। जो उस फर्म के मालिक थे। उन्होंने वहाँ लंदन के अखबारों में द्वादन ये खबर द्वादन मतलब इतना द्वादन कई बार छपवाई। अच्छा। उससे चोर साहब की और प्रतिष्ठा बढ़ी लंदन में भी कि भाई भारत में मैं गया था और इस ढंग से मैंने ऐसा ऐसा आदमी देखा जो मुझे जानता ही नहीं, मैंने शक्ल से नहीं देखा था। और उन्होंने मेरी जानकार हाथ खड़े करके और उस आदमी ने मेरी द्वादन ऐसी भरसक, उससे भी चोर साहब के द्वादन व्यापार में वो बताते हैं द्वादन और ज्यादा फायदा हुआ। मतलब वो आत्मा से मतलब किसी भी इंसान को है, चाहे व्यापार को है, किसी भी तरीके से वो विश्वास करने वाले आदमी थे। जिस तरह अपने यहाँ से पंजाब से उस टाइम या राजस्थान से झूठे भी बहुत चले जाते थे उनके पास। अच्छा जी। फिर उनको भी समान तौर से द्वादन, उन्हें चितंदर लेन में कोठी थी। तो वहां रोकते थे, जो अपना मकान है, अपनी कोठी थी उस टाइम। अच्छा। उससे भी बेहतर उनके लिए बना रखी थी। अच्छा। 24 घंटे द्वादन वहां लंगर चलता था। जिसको कहते हैं ना अपने द्वादन मतलब है भाई उसका सदाबर चाल है। तो चोर साहब जी इतना उनका सदाबर चलिया। वहां पता नहीं कितने आदमी खाना खा जाते थे। और यहाँ तैयार मिलता, बंदोबस्त पूरा था बिल्कुल। वहाँ टाइम पास करनी है, दिन तोड़नी है, पहुंच जाया करते। मकार भी पहुंच जाते थे, चोर साहब समझ भी जाते थे ये मकार है। तो भी उसको खाली नहीं भेजा। अक भाई द्वादन भाड़ा दे दो। यदि यहाँ से चले है कोई 100 रुपए द्वादन, यहाँ से 100 रुपए 50 रुपए भाड़ा लग जाए, खर्चा लग जाए रास्ते में, खाना खर्चा और चीज। तो 50 भी बचते हो तो भी लोग चले जाते थे। वो उनका भी मान सम्मान करते थे।
अरे उन टाइम में तो जी रखिए तो किसे आज अपने बात मुंह पर रम रही है। अरे के पूछेगा अन्याय बात थी। जब भी किसी के छोरी चाहे 3 पीढ़ी में भी ना हो, वो जाके कह देता जी लड़की की शादी है, तो छोरी साहब तसल्ली नहीं करते तो लड़की की शादी है कि ना है, इसको दिए जाए कि ना दिए जाए। अच्छा। हाँ ले जाए भाई, थोड़ा ले जाए भाई। मेरे पास भी बैल नहीं है जो आदन, मेरे पास ऊँट नहीं है, उनकी मदद करते थे। क्या पूछोगे, उनका ऐसे दिलदार आदमी थे। तो ये देखे मेरे दर्शक साथियों, जिस जमाने में अन्य का जो लेन देन होया करता, उस टाइम सेठ छाजूराम जी के रुपया का लेन देन होया करता, हजारों का लाखों का लेन देन होया करता। तो अपने जो देहात की हमें बात करा, उस टाइम तो आने के बाद में रुपया। मैं कह रहा हूँ वो इतने बड़े शेयर होल्डर थे कि उस जमाने में जो आदन मतलब कम से कम भी जो आदन 20-30 लाख रुपए जो आदन महीने के तो शेयर बाजार से जो आदन उन कंपनियों से मुनाफा आता था जिनके वो डायरेक्टर थे। यानी इतना मुनाफा सालाना, तो उन्हीं से मुनाफा आ जाता था। अच्छा। हाँ जीते के हुए आदमी थे। तो ई पे अपने भाई पार्ट 4 में आप बेलांगे और इसे विषय ने मतलब और के व्यापार थे, कहाँ सेठ जी ने मदद करी है, तो इसे विषय पे आगे फिर पार्ट 4 में पे मिलांगे। और भाई जो यह वीडियो आप देखने लग रहे हो, इसने हर जो सोशल मीडिया ग्रुप है अपने वहां पे तो आप शेयर करो भाई, और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भाई मिलांगे पार्ट 4 में।